हो जाए तो उनके पास पीडीएफ वगैरह आ जाती है टेस्ट ओवर होने के बाद, तो वो आपको दे दिया जाएगा, या मेरे से मांग लिया करो, टेस्ट ओवर होने के बाद आएगी लेकिन, ठीक है। यस सर। तो उसको तुम अपने एंड से ट्राई कर लो ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। यस सर। ठीक है, क्योंकि टेस्ट ओवर होने से पहले तो आ ही नहीं सकती पीडीएफ, तो इसका ध्यान रखना। जिसके साथ भी ये इशू आता है टेस्ट वाला, तो ध्यान रखे वो बच्चा, अगर एक उसी दिन रिजोल्व नहीं हो रहा इशू, तो टेस्ट खत्म होने के बाद अपने रिस्पेक्टिव टीचर से, जिसका भी आपका नंबर कॉन्टेक्ट में है, तो आप उनसे बात करो और टेस्ट खत्म होने के बाद कहना कि मुझे जैसे ही सर टेस्ट खत्म होता है आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होती है, आप मुझे सेंड कर देना। क्लियर है सबको? और वो रिवाइज कर लेते एक बारी। हाँ बोलो सुमन। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। कोई डाउट है बच्चे आपको? चलो ठीक है बच्चे, तो आज हम आगे बात करेंगे। हमने एलसीआर सर्किट हमने कर लिया था, राइट? एलसीआर सर्किट में क्या क्या पढ़ना था वो सब हमने देख लिया था, लेकिन एलसीआर सर्किट के अंदर हमने क्वेश्चंस हमने कहा था कि बहुत बनते हैं, क्योंकि हमने बहुत हद तक क्वेश्चंस कवर भी किए थे उसके जो जेई मेंस के थे। बट फिर भी जो पुराने जेई मेंस में, मतलब जेई मेंस 2004, 6, 10 इनमें आए हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज उनको थोड़ा सा देखेंगे हम, और कुछ नया टॉपिक भी देखेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या क्या करेंगे हम। स्क्रीन शेयर हो तो बताना मुझे, ठीक है? एक सेकेंड। जिस बच्चे ने मैसेज, अच्छा हो गया ना ज्वाइन? अंकिता ज्वाइन हो गए आप, राइट? यस सर। ठीक है बस, ठीक है। ट्राई करेंगे कि बताना मुझे जब भी विजिबल हो आपको। मुझे एक बात बताओ, हमने जो कल किया था उसके अंदर जब हमने इंडक्टर और कैपेसिटेंस पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने कौन कौन से केस पढ़ लिए थे? कौन बताएगा? देखो विजिबल है क्या स्क्रीन? नो सर। नहीं यार, यस तो सर। हो जानी चाहिए, अब तो हो रही है ना? यस सर। यस सर। पहले कोई इशू आ रहा था लेकिन तो नहीं हो गया, चलो ठीक है। तो हम आज करने वाले बच्चे भाई न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद एलसीआर, क्योंकि हमने बहुत हद तक पार कर लिया है उसका सब कुछ, लेकिन जो थोड़े बहुत डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो पहले के मुकाबले लेस इंपॉर्टेंट है, बट अगेन, हाँ गुड इवनिंग, अगेन एलसीआर सर्किट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके क्वेश्चन छोड़े नहीं जा सकते। तो आप थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे, और उसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आओ देखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। एलसीआर सर्किट में अगर मैं बात करूं तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा? Z is equal to R square plus XL minus XC का square under root is equal to R square plus XL minus XL minus XC का square। ये कब होगा? जब XL बड़ा होगा। XC greater than XC। वेरी गुड। और XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस। रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस नहीं, रिएक्टेंस। और XC क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, राइट? अच्छा, और XL का फॉर्मूला भी बता दो मुझे, क्या होता है? ओमेगा L। ओमेगा L। और XC ओमेगा क्या है?
ओमेगा सी। क्लियर। अब Z इम्पीडेंस, इसका मतलब क्या होता है अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो वो इम्पीडेंस है क्या चीज? टोटल इम्पीडेंस का मतलब क्या हो गया? मतलब यार इसमें रेजिस्टेंस भी आ रहा है सर्किट का, रिएक्टिव भी क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आ रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ रहा है। तो ये इम्पीडेंस क्या था जो मैंने बताया था? टोटल सर्किट का क्या? रेजिस्टेंस। हाँ, टोटल सर्किट का क्या होगा बच्चे? रेजिस्टेंस। याद रखना करो इसको, ठीक है। तो Z आ गया यहाँ पर। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं इसका ट्रायंगल की बात करूँ, उसके इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करूँ तो वो कैसे बनता है बच्चे? जो ये बड़ी साइड होगी ये कौन सा आएगा, क्या आएगा ये? एक्सेल माइनस ये एंगल बोलते हैं फाई। यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सएल। एक्सेल माइनस एक्स और यहाँ आर आर आर। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी Z वाली, ये इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलेंगे। और फेजर भी तुमको पता है, फेजर डायग्राम इसका कैसे बनता है बच्चे? अगर मैं V नोट L बड़ा बना रहा हूँ तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पर? V नोट L माइनस V नोट, और यहाँ पर क्या आएगा? V नोट आर R, और इनका जो नेट वैल्यू आएगी वो आएगी सिर्फ V, राइट? क्लियर है? यस। और हमने बात की थी पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर कैसे निकालते थे बच्चों? आर अपॉन जेड। जिसको हमने क्या बोला था? cos फाई, है ना? R अपॉन Z कैसे आया था सबको पता है ना? ऊपर कैसी, क्योंकि हमने क्या cos फाई को क्या डिफाइन किया था? जो अपेरेंट पावर है उससे, ये तो हो गई डिवाइड में, अपेरेंट पावर जितनी पावर हमें दिख रही है कि सर्किट यूज कर सकता है सर्किट के रेजिस्टेंस के लिए, ये तो टोटल पावर हो गई। और हमको कौन सी चाहिए थी जो हमारे लिए जरूरी थी? वो क्या थी? पावर अक्रॉस, बोल रहे हो, बोलो, पावर अक्रॉस रेजिस्टर। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला बनाया था, याद है ना सबको? ये इंपॉर्टेंट होता है, मैं फिर बाद में बताऊंगा। और यहीं से अगर किसी ने डराइव करना है कैसे आया तो वो भी कर सकता है बच्चे। पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस के लिए पावर क्या होती है रेजिस्टेंस की फॉर्म में? I स्क्वायर आर हो जाएगा। और अपेरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब टोटल पावर, I स्क्वायर तो होगा ही, तो टोटल रेजिस्टेंस की जगह टोटल इंपीडेंस आ जाएगा। वो क्या होता है? इंपीडेंस को कैसे लिखते हो? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। Z से, तो I नोट से I नोट स्क्वायर कट दिया तो क्या आ गया? cos फाई। आर अपॉन जेड। तो ये डेराइव भी कर सकते हो, बट ये की डेरिवेशन पूछे नहीं इसलिए हमने इतना फोकस नहीं किया था इस पर। क्लियर था? चले आगे। यस सर। बट ये फॉर्मूला याद रखना जो हमने कल वो कोल्ड ड्रिंक वाले एग्जांपल से भी देखा था, याद है ना सबको? यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अभी बताऊंगा क्यों। चलो, तो ये तो था रिकॉल वाला काम हमारा। अब इसके क्वेश्चंस हम कर ही रहे हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में रिकॉल नहीं करवाया इसको। जैसे अब ये क्वेश्चन है, देखो अभी ये कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, वो सब रिवाइज करना बच्चे। ये देखो ये सारे 2022 के, 2013 के भी किए हैं हमने, और नॉर्मल वाले भी किए हमने, पीछे और भी थे, ठीक है। बट हमने क्या करना है सर, अभी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो in the circuit shown, the point C is connected to the point A till the current flowing through the circuit becomes constant. ये C और A को क्या कर दिया जाता है सर? कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे दिख रहा है? हाँ, till the current flowing in the circuit becomes constant, जब तक करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सडनली पॉइंट सी को तोड़ दिया जाता है, मतलब पॉइंट सी को खोल दिया जाता है, ए और सी से हटा दिया जाता है कनेक्शन, मतलब ये ऐसा दिखने लग जाए, दिख रहा है? और ए को किसके साथ जोड़ दिया जाता है बच्चों? इसके साथ जोड़ दिया, बी के साथ। ए को अब जोड़ दो बी के साथ, तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाता है। क्लियर है क्या? तो अब बताओ दोनों केस में, पहले तो मुझे बताओ कि क्या सीन है। ये दोनों केस में सर्किट तो कैसा सर्किट है? एल और कौन सा सर्किट है? आर, एल आर सर्किट। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? क्या इसमें तुम्हें एसी बैटरी, मतलब एसी करंट सोर्स दिख रहा है या डीसी करंट सोर्स दिख रहा है? देखना एक बार।
डीसी लग रहा है, फिर भी मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, एलआर सर्किट के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर कंबाइंड किए हुए हैं कंसेप्ट, ध्यान से देखना। अभी ध्यान से देखो, कनेक्शन काट दिया मैंने ए से, लेकिन अब सी से, अब मैंने बी पे कर दिया। शुरू पर जब कनेक्शन सी के साथ था, बी के साथ नहीं था, तो करंट पास हो रहा था रेजिस्टेंस से और इंडक्टर से, होता ना शुरू में। जब कनेक्शन काटा नहीं हुआ होता मैंने, और कनेक्शन किसके साथ होता, शुरू में कौन सा कनेक्शन होता, मान लो ये रेड वाला कनेक्शन होता, तो करंट आराम से यहाँ जाता ना, ऐसे, है ना, जाता। और पूरे सर्किट में करंट होता, तो धीरे धीरे करंट बढ़ता, तो ये कैसा सर्किट हो जाता उस टाइम पर, लेकिन जैसे ही मैंने रेड वाली तार काट दिया, ऐसा समझो, अब बताओ करंट कहाँ जाएगा, बी में जाएगा, बी से जाएगा, और वापस से कहाँ चला जाएगा, बैटरी में। तो क्या अब करंट जाएगा वहां पर? नो सर। नहीं। हुआ क्या बच्चे, जब वो रेड वाला कनेक्शन था, वो कब तक रहा, जब तक करंट क्या नहीं हो जाता, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, एक बार करंट मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई नोट से। तो सपोज कर लो, जैसे यहाँ पर आई नोट करंट गया, मैंने कनेक्शन को क्या कर दिया, काट दिया। अब इसके क्रॉस, पूरा इंडक्टर के क्रॉस करंट था जो, जैसे ही करंट, अब मैंने बैट कनेक्शन काट दिया, तो वो करंट भी क्या हो जाएगा, जाना बंद हो जाएगा। लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर क्या करेगा, अगर करंट कम होने लगेगा तो उसको बढ़ा देगा। क्या कहेगा, अगर कम होने वाला है तो मैं कम होने दो, लेकिन मैं एकदम से कम नहीं। यही होता है ना, देखो बैटरी भी नहीं लगी हुई इसके साथ, पर फिर भी उसमें कुछ टाइम तक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये किसका काम है, इंडक्टर का। तो करंट कम तो होगा, लेकिन इंडक्टर उसको थोड़ा सा टाइम बाद कम करेगा, समझ रहे हो ना, एकदम से जीरो नहीं हो पाएगा। तो अब ये सर्किट कौन सा हो जाएगा, जब ब्लू लाइन बन जाएगी तो इस सर्किट का नाम क्या हो जाएगा, पहले ग्रोथ सर्किट था, अब कौन सा हो जाएगा, अब करंट कम हो रहा है धीरे धीरे, डीके। और डीके, अब मतलब ये बात कर रहे हैं डीके सर्किट की। Afterwards, suddenly point C is disconnected from the point A and connected to point B at time t is equal to 0. उस टाइम पर रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस कहाँ बतानी है, अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। और उस टाइम कौन से टाइम के लिए, एट टाइम t is equal to 0। देखो तो सही, L L/R। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? कब, जब बैटरी के कनेक्शन को हटा दिया, मतलब कौन से सर्किट के लिए बात कर रहे हैं, सब कुछ फाइंड करना है, ग्रोथ के लिए या डीके के लिए? डीके के लिए। उस टाइम पर बैटरी को हटा दिया, मतलब डीके का सर्किट है। तो डीके सर्किट के लिए इक्वेशन क्या होती है बच्चों, I इज इक्वल टू क्या होती है, I नॉट माइनस की पावर माइनस आर, हाँ E minus RT by L। टी भूल गए ना, देखो भूल गए ना, तो यही कहता हूँ मैं, रिवाइज करा करो बच्चों, रिवाइज किया करो इसको। कितने अच्छे से किया था, कितने सारे क्वेश्चंस किए थे या नहीं किए थे ग्रोथ और डीके सर्किट के, बताओ। फिर भूल गए, क्यों भूल गए, क्योंकि रिवाइज ही नहीं हो रहा। क्या था इसका, I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, या क्या लिख सकते थे, I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय। तो रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा बच्चे। तो यहां तक था, उसके बाद देखो I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाय एल हो गया। अब ध्यान से देखो, तो करंट की इक्वेशन तो ये लगेगी, लेकिन इसने पूछा बताओ उस टाइम पर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। हमें पता है सर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर या आई नॉट इंटू आर, अगर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ ना, Yes, या तुम आई आर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं मैक्सिमम की बात नहीं भी कर रहा तो ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगी, E या V, उसका क्या लिखते हैं, L माइनस L, या L सिंपल बता दो, DT।
यही होता है ना? यस Yes, सर। sir. तो Yes, मेरे को sir. आई की वैल्यू पता करनी है और फिर अपने आप निकल जाएगा आंसर। कैसे सर? देखते हैं। आई इज इक्वल टू आई नोट माइनस आर टी बाई एल। यहाँ से पहले तो मैं किस टाइम के लिए बात कर रहे हैं, मेरे को वी के लिए निकालना है, आर और इंटू आई, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो यही होगी। तो रेजिस्टेंस तो आर है ही, आई की वैल्यू निकाल देते हैं जिस टाइम पर उसने पूछी है। कौन से टाइम पे पूछी है? एल बाय आर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू लो एल बाय आर पे, माइनस आर बाय एल तो है ही, टी की वैल्यू भी क्या कह रहा है, वो क्या है? एल बाय आर। आर। टी की जगह क्या लिख दिया बच्चे मैंने? एल बाय आर। तो बताना क्या इक्वेशन आ गई? I is equals to I naught upon E. आई इक्वल टू आई नॉट ई। आई नॉट अपॉन ई हो गया ना, है ना? ये तो यस हमने Yes, पढ़ा sir. भी हुआ है, याद है ना? जब टाइम Yes, इसके एल बाय आर के इक्वल होता है तो ये 0.637 हो जाता है आई नोट का, 63.7। Yes, sir. यस सर। पक्का? नहीं हाँ सर। नहीं, 37 37 होता है 37 63.7 कहाँ होता है? ग्रोथ सर्किट। ग्रोथ वाले में. ठीक है। आई इज इक्वल टू आई नोट बाय ई हो गया, तो पुट कर दो। आई की जगह क्या पुट करोगे? आई नोट बाय ई क्या आ जाएगा? आई नोट बाय ई इंटू आर। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अब बात करते हैं सिर्फ v की। v के लिए L इंटू डी आई बाई डी टी। एल तो सर चेंज होगा नहीं, वो तो गिवन ही है, सिर्फ क्या निकालना है? डी आई बाई डी टी। DT. तो आई की वैल्यू अभी हमने निकाली है I naught by आई E. नोट पावर माइनस, अगेन याद रखना, अब पहले मेरे को डी आई बाई डी टी निकालना है, फ्री टाइम की वैल्यू पुट करूंगा। पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। आई नोट उसको ही कर दो माइनस आर, या सिंपल पुट कर दो ना, हमें आसानी हो जाएगी। माइनस टी बाई Top. टो, है ना? तो डी आई बाई डी टी निकालना है तो कैसे करोगे? ये इसका पूरे का डी बाई डी टी करोगे, तो कर दो। आई नोट क्या था? कॉन्स्टेंट। ई की पावर माइनस टी बाई टो का तो सेम रह जाता है क्या? Yes, sir. और डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है? माइनस 1 बाय, याद करो, भूल गए? जब इसका डिफरेंशिएट करते थे पिछली बार भी बताया, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? ये तो एक्सपोनेंशियल का तो सेम टू सेम रहता है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाय 1/2। तो अगर इंटीग्रेट होता तो ये 1 बाय 2 कहाँ जाता? डिवाइड में आ जाता। समझ रहे हो ना ये बात? यस सर। कि एग्जैक्टली बच्चे बताया था, बताओ डिफरेंशिएशन के टाइम वो इंटीग्रेट करवाया था वहां। चलो, डी आई बाई डी टी क्या आया बच्चे? आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय टो, ये माइनस आगे ले लो, माइनस 1 बाय टो आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टो। वैल्यू कर दो। टो की जगह इसने, टो की जगह भी हमें पता है क्या लिखना है, और टी की जगह भी, टो की जगह भी क्या होता है? एल बाय आई नोट ई की पावर माइनस, इसमें जब दोनों इक्वली हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1. 1। तो ये क्या बन जाएगा? Minus L by R I naught by E. दिख रहा है क्या सबको? क्लियर है? Yes, sir. तो ये आ गई डी आई बाई डी टी की वैल्यू। ये एग्जैक्टली वैल्यू मैंने निकलवाई हुई है, अगर तुम्हें मान पता हो तो। इंटीग्रेशन की वैल्यू, डिफरेंशिएशन की नहीं, इंटीग्रेशन की तो निकलवाई हुई है। इंटीग्रेशन में ये वाली टर्म कहाँ जाती थी? डिवाइड में आ जाती थी, लेकिन डिफरेंशिएशन में कहाँ आता है? कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई। बस यही फर्क था। तो डी आई बाई डी टी तुमने निकाल दिया, एल तुम्हें पता ही था, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? यहाँ पे लिख देते हैं, एल इंटू डी आई बाई डी टी क्या है? माइनस आर बाय एल आई नोट बाय E naught I naught by E. ई। तो एल से एल कट गया, तो वी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? Minus R I naught by माइनस आई नोट आर। लेकिन v की वैल्यू क्या थी देखना, साथ में e भी है ना? Upon में E भी है. e भी है, अपॉन में e भी है। तो v नोट ध्यान से देखना, मैं दोनों वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ स्पेशल। ये तो आ गई इंडक्टर के क्रॉस, तो इंडक्टर के क्रॉस जो वैल्यू आई है रेड से लिख रहा हूँ उसको, माइनस ई नोट आर बाय ई, यही आई थी क्या? देखो अभी। यस सर। और कैपेसिटर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो आई थी वो क्या थी? देखो,
क्या है ये रेजिस्टर के क्रॉस? I naught E upon R by R by E E। तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी देखना, -1 -1 -1 V अक्रॉस L और V अक्रॉस R, VL by VR क्या आ जाएगा? -1 -1 तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? C। क्लियर है क्या? अप्रोच Yes. बिल्कुल इजी अप्रोच थी। इसकी क्या अप्रोच थी सर? सबसे पहले मैंने वही किया है जो मैं हमेशा करता हूँ, जो निकालनी है चीज, मैंने ये दोनों निकालनी थी, टू फाइंड। ठीक है, बस यही किया था मैंने, ये भी बाद में लिख दूंगा। ये दोनों चीजें मैंने निकालनी थी, टू फाइंड ये था मेरे को। अब इसके लिए आई की वैल्यू चाहिए थी, दोनों के लिए आई की वैल्यू निकाल दी मैंने इस इक्वेशन से। ये आ गई थी अक्रॉस रेजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या आ गई, यानी वी आर क्या आ गया था हमारे, आई इंटू आर, दैट इज आई की वैल्यू क्या आ गई, आई नोट बाय, क्या ये रेजिस्टर के लिए आई की वैल्यू आई नोट बाय ई मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये तो हो गई थी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। इसमें तो किसी को डाउट नहीं था, क्योंकि मैंने टाइम टो की जगह क्या पुट किया है, टाइम की जगह L by R। तो बस यही पुट किया, ये इक्वेशन पता था मुझे। मैंने ये भी बताया है कि सर्किट कौन सा था, डीके का, इसलिए मैंने डी की वैल्यू क्या पुट करी है, एल बाय, मतलब डीके सर्किट है इसलिए मैंने ये इक्वेशन ली है। और टाइम इन्होंने खुद ने मेंशन किया हुआ है एल बाय आर, तो मैंने टी की वैल्यू एल बाय आर पुट करी, उसलिए मेरे पास आई की इक्वेशन आई, आई नोट बाय ई। लेकिन ये तो सिंपल था रजिस्टर के लिए, लेकिन वोल्टेज के लिए मेरे को, वोल्टेज अक्रॉस किसके लिए, इंडक्टर के लिए मेरे को क्या चाहिए था, डी आई बाई डी टी। तो पहले मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो देखो मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके मेरे पास आंसर आया डी आई बाई डी टी का माइनस आर बाई एल इंटू आई नोट बाई ई। तो मैंने वोल्टेज का फॉर्मूला फिर से लगा दिया, एल डी आई बाई डी टी। मैंने क्या यूज किया, वोल्टेज का फॉर्मूला, जिसको मैंने क्या बोलता हूँ, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इस इक्वेशन का मैंने यूज किया और मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी बच्चे, एल की जगह एल था, डी आई बाई डी टी की जगह मैंने वैल्यू पुट करी आर बाई एल आई नोट बाई ई माइनस का। तो एल से एल गया तो वी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई नोट ई बाय आर बाय ई। समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या सर यस सर। तो बस अब इन दोनों की रेशो ले ली, तो मैंने दोनों चीज लिख ली, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दिया। क्लियर है, यस सर पक्का? तो इसीलिए मैंने ये वाले क्वेश्चन डाला था, क्योंकि मुझे पता लगे कि किसने रिवाइज किया है ना। अब ये धुंधला धुंधला क्यों याद था, इक्वेशन पूरी एग्जैक्ट क्यों नहीं बता पा रहे थे सब कुछ, क्योंकि रिवाइज नहीं है बच्चे, रिवाइज करो जितना हो सकता है। क्लियर है, चले आगे। यस सर जैसे ये क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोल रहा है, एक एसी सोर्स है बच्चे जिसका ईएमएफ कितना दे रखा है, ई नोट साइन 100 टी, सिंपल सी बात। इसको सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, फेज डिफरेंस आया उस सर्किट में, क्या सर, किस किस के बीच में, ईएमएफ एंड करंट के बीच में कितना आया, पाई बाय 4 एज शोन इन द डायग्राम। इफ द सर्किट कंसिस्ट ऑफ आरसी, सर्किट को किसका मिलकर बना हो सकता है, आर और सी का, या हो सकता है आर और एल का, या किसका हो सकता है, एल और सी का। बताओ दोनों में रिलेशन क्या होगा, बताओ सर। पहले तो तुमको फाइंड आउट करना है, ऑप्शन देखो वो क्या बोल रहा है, ई और आई में रिलेशन आया क्या, सरफेस का क्या रिलेशन आया है, पाई बाय 4 का। समझ में आ रहा है, फेज डिफरेंस कितना आया, ई और आई के बीच में पाई बाय 4। क्लियर है, और तुम देख लो खुद, पाई बाय 4 कौन आ गया है, साफ दिख रहा है कौन आ गया है, करंट है या ईएमएफ है, ध्यान से देखना। ईएमएफ आ गया है, ईएमएफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ करंट आ गया है, नीचे से स्टार्ट हो रही है तो कौन आ गया है, करंट करंट आ गया है। तो करंट आ गया, साफ पता लग रहा है ना, ये माइनस कोस का फंक्शन है यस सर और ये साइन का फंक्शन है, तो साफ पता लग रहा है कौन आ गया है सर, करंट आ गया। तो सिंपल सी बात है, करंट आ गया है। तो अब करंट आ गया तो कौन से सर्किट में हो सकता है, पहली बात तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, कैपेसिटेंस वाले, पहले ऑप्शन तो देख लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है आर और सी,
यानी ये आरसी सर्किट, ये भी आर और सी, आर और एल और आर और एल। तुमने साफ साफ बता दिया इंडक्टर वाले में करंट आगे हो सकता है क्या? नो सर। तो कौन सा सर्किट हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? सर सी या फिर डी। आर और कौन सा सर्किट? आर के साथ क्या लगाना चाहिए, एल या सी? कैपेसिटेंस सर, कैपेसिटेंस। तो ऑप्शन नंबर या तो ए हो सकता है या क्या हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि उसी के अंदर आर और सी की वैल्यू दे रखी है। अगर सी बोल दिया तो उसमें क्या लगा हुआ है? इंडक्टेंस। ऐसे ही डी में भी क्या लगा हुआ है? इंडक्टर। तो आर और सी सर्किट हो सकता है, सिंपल सी बात है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब तुम बताओ आर की क्या वैल्यू होगी और सी की क्या वैल्यू होगी, कैसे पता लगेगा? इन्होंने गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग चलो। क्या गिवन है हमें? कैसे निकालूं आर और सी की वैल्यू? हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। क्या गिवन है? ईएमएफ गिवन है। ईएमएफ गिवन है, और इससे क्या क्या निकाल सकते हो इन सब चीजों से तुम? सर ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा कितना है? 100 100। ठीक है। अब मेरे को पता है फेज का, फेज गिवन है तो फेज का मेरे पास फॉर्मूला होता है सर। अगर ये हमारे पास हो गया आरसी सर्किट है ना, तो आर ये होगा, करंट उसमें लीड करेगा। करंट की बात करूं तो करंट लीड करेगा, तो उनके बीच में कितना एंगल होगा सर? कुछ भी अगर करंट लीड कर रहा है 45 डिग्री दे रखा है। हमें पता है सर, अगर हम आरएलसी सर्किट में जब डायग्राम बनाते थे तो फेज डिफरेंस लिखते थे फाई से, तो हम टेंजेंट फाई निकालते थे ना। उसका फॉर्मूला क्या लिखते थे आरएलसी में? इन आरएलसी क्या लिखते थे उसमें फॉर्मूला? XL minus XC upon F. XL माइनस XC बाय आर। R. लेकिन हेयर L तो है नहीं, सिर्फ R और C है, तो टेंजेंट फाई क्या हो जाएगा? एक्सी अपॉन आर। XC अपॉन आर। बस, तो टेंजेंट फाई निकाल दिया हुआ है मेरे को। टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 4। तो टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू XC। कैसे निकाल सकता हूँ बताओ? ओमेगा 1 upon omega C. 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा सी। आर की वैल्यू है ही कुछ भी, देख लेंगे। टेंजेंट पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है। 1। टेंजेंट 45 होता है, यानी 1 इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी आर। तो ओमेगा सी आर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 1 के। मैं यहाँ व्हाइट कलर से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले। नेक्स्ट स्टेप है, ओमेगा सी आर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। अब तुम वैल्यू पुट कर दो जिस चीज की करनी है तुम्हें। ओमेगा कितना गिवन है? 100। ओमेगा इज इक्वल टू 100। तो 100 सी आर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के, है ना। तो सी आर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 बाय 100 यानी सी और आर को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 1 by 100. तो किस में आ रहा है पहले तो वो देखो। पहले दो ऑप्शन में कब ऐसा बन रहा है कि सी और आर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो किसके इक्वल आ रहा हो? 100 के। बताओ फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है या सेकंड ऑप्शन में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर दो सी और आर को, दोनों में सी और आर की वैल्यू तो गिवन है। फर्स्ट में आर की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू देखो, दोनों की यूनिट्स कन्वर्ट कर दो। माइक्रो को भी उसमें कन्वर्ट कर दो, किलो को। फर्स्ट वाले में कैसे? फर्स्ट को लिखूंगा 1000 यस सर। किलो, किलो का मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय सी को क्या लिखूंगा? 10 माइक्रो है तो 10 की पावर -6। ये 4 हो जाएगा, ये -6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? प्लस करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का, यानी 1 बाय 100। क्लियर है कि सबको? तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग? तो दिख रहा है सी आर की वैल्यू 1 बाय 100 आ रही है। किसी को कोई डाउट? नो सर। देख लो, फिर भी देख लो। अप्रोच हमने वही अप्रोच लगाई है। कुछ भी ऐसा है क्या जो तुमने नहीं पढ़ा? हालांकि ये क्वेश्चन पुराने टाइम में आया हुआ था, अब का नहीं है, लेकिन ये जरूरी था। एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हाँ शिवानी बोलो। सर किसी अप्रोच बता दो ना शुरू से। इसकी अप्रोच बच्चे यही है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है वो, कि कौन सा सर्किट हो सकता है। मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में आरसी दे रखा है और आरएल दे रखा है। अगर इसने बोल रखा है कि करंट लीड कर रहा है, सिंपल सी बात है, तो करंट क्या इंडक्टर में लीड कर सकता है क्या कभी भी? नो सर। किस में करेगा? आर और इंडक्टर में तो नहीं कर सकता, तो आर और सी में करेगा, सिंपल सी बात है।
ये पता भी है हमें कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो ऑप्शन सी और डी तो साफ साफ काट दूंगा, तो बचा ऑप्शन ए और बी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं, ऑप्शन ए या बी में से आएगा। तो मेरे को पता है कि सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसने गिवन दिया है क्या, फेज डिफरेंस। तो अगर इसने फेज डिफरेंस गिवन दिया है, मैंने सबसे पहला तो स्टेप मेरा यही था, अगर इसने मेरे को फेज डिफरेंस दिया है बच्चे, ये लिखो स्टेप 1, फेज डिफरेंस दिया तो मैंने फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया कैपेसिटेंस के केस में, एक्स सी बाई आर। ठीक है, तो मैंने फाई की वैल्यू पुट कर दी जो इन्होंने गिवन है π/4, तो मैंने उससे इक्वेशन निकाल दी। क्या ये इक्वेशन आ गई सर मेरी, क्या 1 = 1/ω/CR। इससे मुझे पता लगा कि ω/CR किसके इक्वल है बच्चे, 1 के 1/100 था, ω/CR 1 के इक्वल है। ठीक बात है, तो मैंने यहाँ से लिखा ओमेगा की वैल्यू, इस इक्वेशन से मुझे ओमेगा की वैल्यू साफ साफ पता लग रही है, क्या है 100। तो मैंने देख लिया कि ओमेगा की वैल्यू 100 है, 100 पुट किया तो 100 CR 1 के इक्वल आ गया, तो यानी CR किसके इक्वल आएगा, 1/100। 1/100। 100 के लिए। ये ऑप्शन कब हो सकता था, जब ऑप्शन नंबर क्या हो, A। क्लियर है। Yes Yes, sir। sir. चलो चलो चलते हैं हम। अब देखो ये सर्किट क्या दे रखे बच्चे, एलआर सर्किट। कैसा दे रखा है, LR। ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं ध्यान से, अभी जो दीपिका तुम्हारा क्वेश्चन था शायद ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी देखना। एलआर सर्किट है, पावर दे रखी है उस सर्किट में, क्या कर रहा है, डिसिपेट हो रही है कितनी, कितनी 400 वोल्ट। खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को भी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, मतलब ओमेगा नहीं दे रखा, कितना दे रखा है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 0.8i दे रखा है, कितना दे रखा है 0.8i, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है 0.8, Z/R/Z। हाँ यानी क्या होता है वो cos cos Phi। 0.8। क्लियर है क्या। Yes Yes sir। sir। अब वो कह रहे पावर फैक्टर अगर क्या हो जाए, यूनिटी 1 हो जाए, है ना। क्योंकि पावर फैक्टर 1 हो जाए, मैं क्या चाहता हूं, पावर फैक्टर 1 हो जाए, इसीलिए मैंने साथ में क्या ऐड कर दिया उसके अंदर, एक कैपेसिटर। तो जो एलआर सर्किट था अब कैसा सर्किट बन जाएगा, LCR। तो बताओ वो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी ताकि उसका पावर फैक्टर क्या हो जाए, टोटल पावर फैक्टर हमारा 1 हो जाए, इसलिए मैंने कैपेसिटर ऐड किया, तो उस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाए, क्या होगी, जिस कैपेसिटर को मैं ऐड करूंगा, जिसके ऐड होते ही cos phi की वैल्यू कितनी हो जाए 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसके लिए ये भी समझना पड़ेगा कि cos phi 1 होता कब है, तो वो हम अभी समझेंगे। 0 डिग्री पे 90 डिग्री पर होगा, cos 90 पर। बट वो समझो कि इसका मतलब क्या है, अगर वो नहीं समझ पाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे अभी कंसेप्ट में, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को याद रखना। मैं वापस इसी क्वेश्चन पर आने वाला हूँ, वो कंसेप्ट पढ़ा के। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, सबको समझ में आया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोलो। पावर फैक्टर पहले कितना दे रखा है इसका, 0.8। बोलो बच्चे बोलो, पावर आवाज आ रही है सबको मेरी। यस सर। Yes sir। तो पावर फैक्टर पहले क्या दे रखा है इसका 0.8। 8। हम चाहते हैं, उस टाइम सर्किट था RL सर्किट, मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पावर फैक्टर कितना हो जाए, यूनिटी। यूनिटी यानी 1। इसके लिए मैंने क्या ऐड किया इसके अंदर, कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटेंस की वैल्यू तुम्हें बतानी है। क्लियर है क्वेश्चन। वो बोला तो इसमें कि टेकिंग द वैल्यू सी एज ये तो उसने पूरी, अरे मैंने बोल दिया कि मेरा जो आंसर आ रहा है ना वो 3x आ रहा है, तो तुमसे पूछेगा बताओ x, तो मैं आंसर मेरा आ रहा होगा एक्चुअल में कैलकुलेट करके 9, तो तुम इसको पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब 3x कब आएगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, सी होगी। उसने ऐसे ही पूछ रखा है, तो तुम सीधा आंसर निकाल दो ना इसके साथ, तो बाद में कंपेयर कर लेंगे हम। क्लियर है। Yes sir। तो सी ही निकालना, तुम ऐसा समझ के चलो।
क्लियर है? तो अब सी निकालने से पहली बात तो पावर फैक्टर यूनिटी क्यों होगा वो देखेंगे हम, ठीक है? तो आओ एक बार, यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा आज का काम करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा था बच्चे, टेंजेंट का फॉर्मूला, टेंजेंट फाई हमने पढ़ा था, क्या होता है? एक्सएल माइनस ऑन आर। ये कब होता था? जब क्या बड़ा हो? एक्सएल बड़ा हो एक्स सी। अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्सएल अपॉन ये कब होगा बच्चे? जब क्या हो? जब एक्स बड़ा होगा। अब तीसरा केस भी तो बन सकता है जब दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसमें, when XL is equal to XC। तो तुम खुद बताओ टेंजेंट फाई क्या हो जाएगा? 0। देखो तो सही, बिल्कुल दिख रहा है सबको? यस सर। हो रहा है ना? जब XL, अब मैं XL XC की बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं, 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो लग रहा है टेंजेंट फाई, बिल्कुल। अब मैं इसमें टेंजेंट फाई की बात ना करके किस चीज की बात करूंगा? ध्यान से देखो, तुमने सबने साथ साथ पावर फैक्टर की भी बात ही कर लेते हैं, और दोनों केस में पावर फैक्टर भी कर लेते हैं, ताकि साथ साथ, अभी पावर फैक्टर का ही क्वेश्चन था ना हमारा पीछे, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कोस फाई कितना होता है? आर अपॉन जेड। तो कोस फाई दिखना आर अपॉन जेड, आर तो आर रहेगा, जेड क्या हो जाएगा? जब एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे। तो जेड के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जेड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस। जब एक्सएल और एक्सी इक्वल नहीं है अभी, तो एक्सएल माइनस एक्सी है, सब कुछ ठीक है, तो कोस फाई क्या हो जाएगा? सिंपल आर अपॉन जेड। तो सेकंड केस में भी सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि टेंजेंट फाई किसके इक्वल है? बस थोड़ा सा उल्टा ही हो जाएगा ना इसका, एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर। तो कोस फाई अभी भी क्या रहेगा? आर अपॉन जेड। जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, बस जहां एक्सएल है वहां एक्सी आ जाएगा, जहां एक्सी है वहां क्या आ जाएगा? एक्सएल। बट अब तीसरा केस पढ़ते हैं, जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाए, तो टेंजेंट फाई तो तुम्हें सिंपल समझ में आ गया, 0 हो जाएगा, है ना? फाई तो सिंपल सी बात है, फाई तो कितना हो जाएगा? 0। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो ठीक है, फाई तो सिंपल 0 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ जेड इसकी, कोस फाई की। कोस फाई अभी भी क्या है सर? आर अपॉन जेड। कोस फाई है आर अपॉन जेड, लेकिन जेड की वैल्यू क्या लिखूं? आर रह जाएगी, सबको पता चल गया ना? व्हेन एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी जेड इज इक्वल टू आर। तो आर अपॉन आर कितना होता है? तो कोस फाई इक्वल हो गया 1 के। इसी को तो बोल रहा हूँ पावर फैक्टर क्या हो गई मेरी? यूनिटी। समझ में आ रहा है? पावर फैक्टर अगर यूनिटी हो रही है कैपेसिटर के साथ, का मतलब क्या इक्वल है? अपेरेंट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। हाँ वो भी ठीक है। और क्या इक्वल है? इंपीडेंस की फॉर्म में बात करूं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ में आ रही है बात सबको क्या हो रहा है? सर शुरू में हमने देखा 3 केस बनते थे, याद है क्या? किसी बच्चे ने शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि जब एक्सएल बड़ा ही क्यों है एक्सी से, फिर हमने उसको बताया था कि 3 केस बनेंगे, एक्सी भी लेंगे बड़ा, उसके बाद दोनों को क्या भी ले लेंगे? इक्वल भी ले लेंगे। तो पहले 2 केस तो हम पढ़ चुके थे, तीसरा केस आज हमने पढ़ा, जब एक्सएल एक्ससी के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो फाई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, कोस फाई की नहीं। अब मैं इसमें देखो दोनों अलग अलग हो जाएंगी। मैं यहाँ पर पावर फैक्टर लिख रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी समझ सकते हो आप। यहाँ पर हम इसको बीटा से ही लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए तुम्हें, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। क्लियर है ना सबको? बीटा और उसमें फर्क तो पता ही है, हमको पता ही है ना। बीटा कौन सा था सर? फेज, जो हम निकालते थे, याद है ना सबको? कैसे निकालते थे बीटा? याद है? बताऊं? याद है सबको बीटा कैसे निकालते थे? तुमने ही तो शुरू में निकाला है, मुझे सबसे पहले बताया है। ये देखो टेंजेंट फाई जो हम लेके चलते थे, इन्होंने उसको बीटा बोल दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बताया ना मुझे, सिंपल था। जिसको फिर भी याद नहीं है तो वो देख लो एक बारी।
हमने सबसे पहले ही किया था बच्चे। ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो टेंजेंट बीटा था जिसको मैंने टेंजेंट फाई लिखा है, दिख रहा है? तुमने ही बताया होगा एक्सएल माइनस एक्सी बाय में क्या हो जाएगा, R कोस। ठीक है, कोई दिक्कत? नो No, सर sir. और इसी को अगर तुम फाई की फॉर्म में लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आर अपॉन जेड, यहाँ से मैंने दोनों को बीटा लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। आर अपॉन जेड तुम खुद देख लो, आर क्या है यहाँ पर, बेस, और जेड क्या है, Yes, sir. हाइपोटेन्यूज, तो वो कोस Hypotenuse. बनेगा ना। तो कोस बीटा भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों को बीटा की फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन मैं जनरली जो बुक्स में दिखेगा वो तुम्हें कोस फाई दिखेगा। आंसर दोनों में सेम रहेगा। समझ में आ रही है ना? इसी ट्रायंगल से ही दोनों चीजें निकाली हुई हैं बच्चे, एक तो टेंजेंट बीटा और एक कोस बीटा। क्लियर है? Yes, sir. तो कंफ्यूज मत हो ना, दोनों बातें से। आओ, यहां तक हमने निकाल दिया सर। अब मेरे को इतना समझ में आ गया सर क्या, कि अगर पावर फैक्टर 1 है, अगर पावर फैक्टर 1 है, दैट मींस कौन किसके इक्वल है, XL is equals to XC XL is equal to XC. और इससे एक और नई बात भी बनेगी, बट फिलहाल हमारा इतना काम से वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सएल किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सी के लिए। आओ उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये क्या कह रहा है सर, अगर मैंने कैपेसिटर ऐड कर दिया तो उसकी पावर फैक्टर 1 हो जाएगी और उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू पता चल जाए। तो तुम्हें पता चल गया अगर cos फाई 1 है तो क्या किसके इक्वल है, XL is XL is equal to equal to XC XC. क्लियर है? तो उसने कैपेसिटेंस की वैल्यू तो पूछी है मुझसे, किसकी वैल्यू पूछी है, कैपेसिटेंस। तो मैं इसको खोल के लिख दूंगा, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू, Omega L. और एक्सी क्या होता है, 1 by Upon omega C. बाय ओमेगा सी। तो मैं वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकता हूँ यहाँ से, बट मेरे को ओमेगा पता है क्या, अभी अभी नहीं पता, लेकिन म्यू की वैल्यू पता है। अब मैं वो भी नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर जो ये ओमेगा है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, अभी बात करेंगे। बट फिलहाल मेरे को लगना है सर सी की वैल्यू निकालनी है, मैं कैसे निकालूं, कोई बात नहीं, आप खुद देखिए, सॉरी, कि सी मुझे पता नहीं, मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है, कोस फाई पता है, तो कोई बात नहीं, जो मेरे को पहले गिवन है ना सर्किट का, मैं उसको यूज करता हूँ। सर्किट का शुरुआती काम मुझे यहाँ पता लग रहा है, इस वाली हेड में, जहां तक पावर फैक्टर कितना है 0.8। ये पहले सर्किट था और इसके अंदर सिर्फ सर्किट में क्या था उस टाइम, एल और R. आर था। पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस टाइम पावर कितनी थी सर्किट की, 400 volt. 400 वोल्ट। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों लाया हूँ, क्योंकि इसके अंदर 2-3 कंसेप्ट है जो आज हम पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन के थ्रू। मैं दो स्टेप्स में कराऊंगा ये क्वेश्चन। तो 400 तो हो गई इसकी पावर, लेकिन इसने साथ साथ क्या दे रखा है, पावर Unity. फैक्टर कितना दे रखा है उस टाइम, 0.8 0.8. ठीक है। मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, पहले तो मैं ये देखूंगा, पावर दे रखी है, वोल्टेज भी दे रखी है सर, कितनी, 250 वोल्ट दिख रहा है ना सबको, ये देखो। Yes, sir. Yes sir और फ्रीक्वेंसी तो दे ही रखी है 100 हर्ट्ज। सर अभी 50 or 60 hertz सॉरी 50 हर्ट्ज। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, तो इससे तुम्हें पता होना चाहिए, कोस फाई तो तुम निकाल दोगे, वी भी तुम निकाल दोगे, लेकिन पावर का फॉर्मूला यूज करके तुम वी, पावर और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R. आर। याद है ना सबको? yes sir बट Yes, sir. ये तुम करते थे डीसी सर्किट में, किसमें करते थे, डीसी। यही एक चीज और हमने पढ़नी है अभी, याद है? अभी दीपिका तुमने एक और क्वेश्चन दिया था पावर वाला, जो मैंने बहुत पहले दिया था तुम लोगों को, कि तुम पावर निकालनी है सर्किट में, बस वो पावर निकल नहीं रही थी। उस पावर में तुम वी स्क्वायर बाय आर लगा रहे थे, लेकिन ये कब लगता है, जब सर्किट कैसा हो, डीसी। DC. लेकिन यहाँ पर तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है सोर्स, यानी 50 साइकिल्स एक बारी में कंप्लीट कर रहा है, यानी एसी सर्किट है। तो इसके अंदर क्या ऐड हो कि अब ये एसी का फॉर्मूला बन जाए, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहला टॉपिक समझ में आया, हमने इसे कनेक्ट किया जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाए, एक्सी के इक्वल। दूसरा टॉपिक क्या है, अब ध्यान से, एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा वो भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल पावर का पढ़ते हैं। पावर क्या है सर, आइए अब मुझे एक बात बताइए, पावर जब हम पढ़ते थे वी स्क्वायर बाय आर पढ़ते थे तुम सब, yes sir Yes, sir. यहीं पर मैं लिखूंगा, ध्यान से इसी को याद रखना। हमारे पास नेक्स्ट पेज नहीं है ना, यहाँ पे लगाएंगे। तो पावर होता है बच्चे वी स्क्वायर बाय, मैं यहाँ हेडिंग भी डाल दूं, पावर, इस पूरे पेज पे हम पढ़ेंगे पावर।
अब देखो, बस हल्का सा फॉर्मूला ही बताएंगे। यहाँ पर पावर होता था, वहां पर वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पर कुछ नहीं करना, पावर वी स्क्वायर बाय आर, या सिंपल तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, वी इंटू आई, ये पढ़ते थे ना। यस सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वी इंटू आई तो रहेगा ही, साथ में क्या हो जाएगा, V इंटू आई। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज, तुम वोल्टेज नहीं पढ़ते, वोल्टेज की जगह उसकी कौन सी वैल्यू पढ़ते हो, रूट मीन स्क्वायर। हाँ, तो V RMS। आई की जगह क्या पुट करोगे, आई, लेकिन अभी भी बात नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई किससे करोगे, Cos अब ये क्यों हुआ सर, अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो मैंने शुरू में ही बताया था, क्या होता था पावर फैक्टर, cos phi is equals to R पावर upon Z. अक्रॉस रेजिस्टर, है ना, Yes sir. या ट्रू पावर बोल दो, और डिवाइडेड बाय Apparent power. अपेरेंट पावर। तो टोटल पावर किसके इक्वल होगी, अपेरेंट पावर, या पावर बता दो रजिस्टर के अक्रॉस जो होगी वो किसके इक्वल होगी, अपेरेंट पावर इनटू Power factor. Power factor. तो वही एक किस्म से फॉर्मूला लग रहा है, दिख रहा है। Yes sir. अपेरेंट पावर कैसे निकाल सकते हो, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस से, सोर्स मल्टीप्लाई बाय उसको किससे कर दिया, बस Cos cos phi. phi से। यानी अपेरेंट पावर को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया पावर के फैक्टर से। समझ में आ रहा है क्या, Yes sir. पेरेंट पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पावर के फैक्टर से। अब ये मेरा एसी के अंदर फॉर्मूला लगेगा। अब चाहो तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, इसके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दोगे तो वी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय कोस। क्लियर है क्या दोनों फॉर्मूले। ऐसे ही आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो पावर को तुम, लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर एम एस मल्टीप्लाई बाय में कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय में कौन सा फैक्टर, Power factor. बस जो पावर थी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, उसकी एक तो सबकी आरएमएस वैल्यू ले ली और मल्टीप्लाई कौन से फैक्टर से कर दिया, बस Power factor. ठीक है। तो जो हमें फॉर्मूला याद है डीसी वाला वही लिखना है, बस आरएमएस की फॉर्म में, और उसको कोस फाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। चाहते हो तुम कोस फाई की वैल्यू तुम्हें पता भी है, आर बाय जेड होती है, राइट। Yes sir. एक ये बात भी समझ में आ गई मुझे। अब तुम ध्यान से देख सकते हो इस क्वेश्चन को, पावर दे रखी है 400 वोल्ट। अब तुम ध्यान से देखो 250 वोल्ट दे रखी है इसमें, तो पावर का फॉर्मूला तुम सबको पता है क्या होगा, V की फॉर्म में V स्क्वायर बाय आर तो यही रहेगा, साथ में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय कोस फाई। क्लियर है क्या। Yes sir. पावर इसमें दे कितनी रखी है बच्चों, 400। 400 volt. V स्क्वायर कितना है, 250 इंटू 250 2500. डिवाइडेड बाय आर निकालना है, नहीं पता। कोस फाई कितना है, 0.8। तो यहाँ से मैं आर नहीं निकाल पाऊंगा क्या, तो निकाल देते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 0. यानी आर की निकालनी है तो आर उधर ले जाओ, बाकी सब उधर ले जाओ। तो 2 0 से 2 0 तो साफ साफ कट रही है क्या, Yes sir. Yes sir. क्लियर है। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 8/10 डिवाइडेड बाय 4. तो साफ साफ दिख रहा है, 4 to Z. है ना, क्लियर है। 2 5 are 10, 5 5 are 25, 25 5 are 125. 125. रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 125। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है इसने, 100 आई है इसकी। तो चेक करो क्या दिक्कत आ रही है। हमने तो फॉर्मूला सही लगाया हुआ है बच्चे, बिल्कुल, वी स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। अच्छा हाँ बच्चे सॉरी, वी स्क्वायर बाय आर क्यों लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, वहां पर अगर सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो वी स्क्वायर बाय आर लिखेंगे, अगर यहाँ पर क्या है साथ साथ रेजिस्टेंस के साथ, कैपेसिटर भी है, नहीं शुरुआत में क्या गिवन है, सिर्फ इंडक्टर भी है। सॉरी, तो रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टर है, तो जेड का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर की जगह टोटल रेजिस्टेंस लिखोगे, टोटल रेजिस्टेंस यानी इंपीडेंस, जेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का। तो आर स्क्वायर कितना है नहीं पता सर, एक्सएल का स्क्वायर कितना है
पता है क्या? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। बट अगर मेरे को सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी है तो क्या ये आ सकती है क्या? आंसर बताना मुझे, सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यस सर। क्लियर है? चेक करो एक बार, फिर भी कोई डाउट हो तो बीच में। पहले यहाँ तक देखो, उसके बाद इसके अंदर करेंगे बात। पहले यहाँ तक देखो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है? यस सर। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। हमने ये लिखा टेंजेंट फाइव थीटा कोस फाइव 0/0.8। कोई दिक्कत थी किसी को? नहीं थी। नहीं सर। अब यहाँ तक हमने भी कर दिया, लेकिन ये जो पावर आएगी सिर्फ और सिर्फ किसके अक्रॉस आएगी बच्चे? रेजिस्टर। लेकिन हमें तो टोटल पावर चाहिए थी। टोटल पावर के अंदर अभी अभी आप लोगों को बताया मैंने क्या क्या है। एक्सेल और क्या है? बोलो साथ साथ बोलो भाई। एक्सेल और क्या है? नहीं बता रहे, सोचो, दिमाग लगाओ। टोटल पावर में हमारे पास क्या क्या है? अगर मेरे पास एक इंडक्टर है, रेजिस्टर है और क्या है? इंडक्टर है। तो अगर मेरे को पावर निकालनी है, मेरे को क्या निकालनी है? पावर। तो पावर का फॉर्मूला तो होता है V²/R इंटू में cos फाइव। बट ध्यान से देखो, इसमें भी यही लगा रखा था। बट ध्यान से देखो इसने क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है? हमारा ही फॉर्मूला लगा रखा है, हमारा ही फॉर्मूला लगा रखा है। थोड़ा सा और दिमाग लगा दो बस। इसमें इम्पीडेंस लेके रखी है इन्होंने। इम्पीडेंस लेके रखी है cos फाइव और को चेंज कर दिया R/Z। हाँ, कोस फाइव को इन्होंने किस में चेंज कर दिया? R/Z में। मैं ये क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकता था सर ये भी, बट यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रखी। किसकी बात हो रही है? L की भी, R की भी, क्योंकि पूरे सर्किट की पावर दे रखी है। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है? उसका इम्पीडेंस। तो इसको मैं, तुम वहां पर ना जाओ, तुम यहीं पर वैल्यू पुट कर दो। V²/R। कोस फाइव क्या होता है? R/Z। ये क्या हो जाएगा? V²/Z। बट अभी भी तुम एक चीज देखोगे ध्यान से, आ गया वो क्वेश्चन, ये दिख रहा है इन्होंने तो कुछ और दे रखा है सर, V²/Z² मल्टीप्लाई बाय R। ये कैसे आया होगा? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। Z की वैल्यू सबको पता है, यही होती है √R² प्लस में XL का स्क्वायर। जब RL सर्किट हो तो, RLC सर्किट हो तो XL माइनस XC हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। बट ये पावर कैसे आई, कोई बता पाएगा मेरे को? V² तो हम भी ले रहे थे सर, R तो हम भी ले रहे थे, Z का स्क्वायर क्यों किया? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अभी तो बताया मैंने, बिल्कुल सब कुछ वही है बच्चों। थोड़ा सा दिमाग, पहले तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं हम क्या कर रहे थे। हम रजिस्टर के लिए पावर के लिए V²/R था, लेकिन जब वो सिर्फ रजिस्टर की बात होती, अब पूरे सर्किट के लिए R की जगह क्या लिखूंगा? Z। साथ में लिखूंगा cos फाइव। इसको कोई दिक्कत? इससे ये इक्वेशन बनेगी मेरी, ये पक्की बात है क्या? लास्ट में समराइज करूंगा मैं इसको, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, ठीक है? पावर इज इक्वल टू V²/Z। Z की जगह क्या लिखूंगा? पढ़े रहने दो। cos फाइव की जगह क्या लिख सकता हूँ? क्या ये वही बन गया क्या जो पीछे दे रखा था? यस सर। क्लियर है? यस सर। बट फिर अभी बात आती है, सर मेरे को क्वेश्चन में जो जो गिवन है, मेरे को तो क्वेश्चन में ये भी नहीं गिवन, ना R गिवन है ना Z गिवन है। तो मैं Z भी निकाल सकता हूँ क्या किसी हालत में? हाँ सर, फाइव की हेल्प से मैं Z निकाल सकता हूँ। यस सर। कैसे निकालूंगा बताओ? सर cos फाइव 1 आ गया था ना, तो हाँ, तो cos फाइव 1 आ गया था, यानी R/Z 1 था, लेकिन इससे तो मेरा कोई हेल्प नहीं मिली ना मुझे। cos फाइव को 1 पुट करके R इज इक्वल्स टू तो Z 1 बाद में होगा बच्चे, अभी मैं कुछ की बात कर रहा हूँ जब cos फाइव क्या है? 0.8। अभी तो उसकी बात कर रहा हूँ, अभी कैपेसिटर ऐड नहीं किया ना। कैपेसिटर ऐड होने के बाद cos फाइव 1 होगा। सर कोई बात नहीं, मेरे को cos फाइव नहीं पता, लेकिन मेरे को क्या पता है? tan फाइव। वो क्या होगा इंडक्टर के केस, मतलब जब LR सर्किट होगा तो XL/XC यही होगा। लेकिन अभी कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? XL/R। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर टेंजेंट cos फाइव, वही इसने लिखा है देखो, 0.8 लिखा हुआ है यहाँ,
लिखा हुआ है? अब मैं निकलवाना सिखाता हूँ। देखो अगर बच्चे कोस फाई 0.8 है यानी 8/10, 10 इसको 5 कर लगा देते के निकल जाएगा। कर दे 4/5 हो जाएगा क्या ये? यस सर। देख लो किसी को कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, अगर ये 4 है ये 5 है, यानी ये 4 क्या होगी इसकी साइड, ये कौन सी साइड होगी ट्रायंगल की? ये बेस, वेरी गुड। और ये हाइपोटेन्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, 11th में भी यही चीज बता के हटाऊं, लेकिन उनको 11th में बता रहा हूँ। वो तुम्हें कौन सी में पता चल रही है ये चीज? हालांकि तुमको पता होगी, तुमको मैथ्स में पता होगी, है ना? तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, वेरी गुड। पाइथागोरस लगा के निकल हाँ, जाएगी। पाइथागोरस से भी निकल जाएगी और वैसे भी निकल जाएगी। ये बेस है तो ये क्या है? 4। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 5। 5 साफ पता चल रहा है। परपेंडिकुलर कितना आएगा? 3 सर 7 3। ये 7 बताओ सर 3 3 आएगा ना? सी 9 + 16 कितना होता है? 25। और 25 का रूट कितना होता है? 5। यानी ये हो जाएगा 5। किसी को कोई दिक्कत क्या? 3 कैसे आया परपेंडिकुलर? नो सर। अब देखो मैंने यूज क्यों किया इसको, क्योंकि मेरे को टेंजेंट फाई की बातें पता चल रहा है। तो अब कोस फाई अगर 4/5 है तो टेंजेंट फाई कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4। टेंजेंट फाई 3/4 यानी किसके इक्वल? XL/R। तो मेरे को XL/R की रेशो पता लग गई क्या? किसी को कोई डाउट? नो सर। तो XL की वैल्यू मेरे को R की फॉर्म में पता लग रही है, साफ दिख रहा है। तो क्या यही इसने किया है क्या? देखो XL की वैल्यू R की फॉर्म में। यस सर। हम भी निकाल सकते हैं, निकालो क्या आएगी? 3/4 इंटू R। बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और यही देखो सब कुछ पता लग गया। XL की वैल्यू तुम्हें पता है, अब तुमने बस Z की वैल्यू पुट करनी है। देख लो, करो। XL की वैल्यू आ गई 3/4 R, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर निकालते हैं। P को क्या लिखूं अब बताओ? RYZ। V² तो था ही, उसको तो छेड़ना नहीं। 250 का स्क्वायर था जो, राइट? उसको बाद में पुट कर देंगे। चलो R की जगह R लिखा है। Z² की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे? Z क्या होता था? √R²। तो Z² क्या हो जाएगा? सिंपल, सबका स्क्वायर कर दो, यही हो जाएगा ना। √ कट जाएगा बस, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर है ना? सिर्फ Z²। तो यानी अब यहाँ पर भी R² की जगह तो मैं लिख ही देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ। स्टेप मेंशन कर दूंगा बाद में। Z² क्या हो जाएगा? R² + XL - XC का फुल लेकिन XC तो है नहीं, तो सिर्फ XL का स्क्वायर। यस। अब R² क्या है? कुछ नहीं है, पता ही नहीं सर। तो R² को क्या लिख दो? सिर्फ R² प्लस XL कितना है? R की 4 यानी 9/16 16R²। ये कितना हो जाएगा बता सकता है कोई? 16R² + 9R² हाँ, यानी 25R²। 25 है ना? 25 R²/16 यही आ जाएगा ना? यस तो बस Z² की जगह इसे यहाँ पर Z² की जगह क्या लिखोगे? 25R² / 16 था, ऊपर जाके कहाँ आ जाएगा? क्लियर है क्या? एक R से एक R कट जाएगा क्या? यस सर। तो देखो अब ध्यान से, पावर क्या थी? कितनी थी? 400। V² कितना था? 250 × 250 × 16 × में क्या आ रहा है? 25। क्लियर है क्या? अब निकाल पाओगे आराम से? यस सर। 0 फिर से कट गई। अब ये 4 से सीधा 16 पे जाएगा तो कितना जाएगा? 4 फिर है 1 25 से 25 बच जाएगा, तो 25 4 100, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 ओम। फर्क पता चल रहा है? पावर का आंसर क्यों अलग आ रहा है, रेजिस्टेंस का आंसर क्यों अलग आ रहा था? क्योंकि उस टाइम रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकाली जा रही थी? पावर सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब क्योंकि रेजिस्टेंस तो नहीं है ना सर्किट में, रेजिस्टेंस के साथ साथ एक और चीज भी है, क्या? पूरा पावर का फॉर्मूला चेंज हो गया। समझ में आ रहा है क्या? जहां V²/R लिख रहा था, अब V² क्या लिखूंगा? Z। ऐसे ही ये फॉर्मूला भी गलत हो जाता जब इंडक्टर के साथ साथ क्या लगा होता? क्योंकि Z की वैल्यू चेंज हो जाती। उस टाइम पे Z क्या लेते? R² + XL -
XC का स्क्वायर। का अंडर, समझ में आ रहा है? यस सर। अब रेजिस्टेंस 100 ओम आया, सिर्फ यही पता चला अभी तक मेरे को, क्लियर है। मैं बाद में सब कुछ चेंज करूंगा। अब मैं यहाँ से हटा के सिर्फ R की वैल्यू लिख दूं क्या 100, सीधा ही, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पीछे सोल्व किया भी हुआ है, स्पेस बचा हुआ है, लिख दूं क्या? यस सर। वी स्क्वायर R की जगह क्या लिखूं? वी स्क्वायर बाय 100 Z। R की वैल्यू कितनी आ गई सब कुछ सोल्व करके? 100 100 ओम। तो अब 100 ओम आ गई R की वैल्यू, ठीक है सर। अब तो बहुत आसान है। एक्सेल तुमने निकाला था कितना, देखना 3/4 R स्क्वायर। 3/4 R, 3/4 R की जगह क्या लिखा? 100 100। कितना आ गया? 120 75 75 75 आ गया। एक्सेल पावर फैक्टर अगर यूनिटी है, अगर इसके अंदर कैपेसिटेंस ऐड करना है तो पावर फैक्टर यूनिटी बनाने के लिए एक्सेल किसके इक्वल होना चाहिए? XC के एक्सेल अगर 75 है, तुम्हारा एक्सी भी क्या आएगा? 75। बट उसने एक्सी नहीं पूछा, उसने सी पूछा है, तो एक्सी से सी नहीं निकाल पाओगे क्या आप? यस सर। एक्सी क्या होता है? 1 1 बाय बाय ओमेगा C। ओमेगा C एक्सी तुमने निकाल दिया 75, ओमेगा तुम्हें गिवन है कितना? सकते हैं। ओमेगा कैसे निकालोगे? 1/, वो फ्रीक्वेंसी से देखो निकालेंगे। ये 2020 में आया हुआ है, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं आया हुआ ना। तो इसमें कैसे कैसे कंसेप्ट पढ़े हैं, मैंने एक एक चीज बताई है तुम्हें, अभी आगे भी बताऊंगा इसको थोड़ा समराइज करके। ओमेगा की जगह क्या लिखूं सर? यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है सर, सिंपल। ओमेगा तो नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई, हाँ 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी को क्या लिख सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी। यस सर। ओमेगा किसके इक्वल आ गया? Yes, sir. 2 पाई एफ की, और एफ की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी? 50। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई इंटू 50 कितना होता है? 100 पाई। 100 पाई। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। 100 पाई लिख दो। कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी बताना? 100 बाय 70 बोलो, नहीं, बोलो, 1/75 into 100 1/75 इंटू 100। 75 into 100 पाई। पक्का? अब ध्यान देखो इस चीज को, क्या यही आएगा क्या सच्ची में? सर पाई को दिमाग कन्वर्ट लगाओ। करके पाई को कन्वर्ट करूंगा ही नहीं सर, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। पाई को कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑप्शन में देखो, ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन में क्या पाई को कन्वर्ट किया हुआ है? नो सर। तो क्यों करेंगे साफ? अब थोड़ा सा हिंट लो और बताओ मुझे कैसे करेंगे सर इसको। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सर। आप सबने लगाया है सर, यहाँ पर एक्सी किसके इक्वल आया है? 1 बाय ओमेगा सी। चलो कोई नहीं, एक्सी किसके इक्वल आया? 1 बाय ओमेगा सी। अगर यहाँ से सी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? एक्सी इंटू, सॉरी, सी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/एक्सी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1/एक्सी इंटू ओमेगा। ओमेगा तुमने निकाली है अभी 2 पाई एफ। तो देखो क्या यही नहीं निकाली इन्होंने भी? 2 पाई एफ सी, सब कुछ सेम आया क्या हमारे वाला? बिल्कुल, हमने भी यही किया। ओमेगा को क्या 2 पाई एफ नहीं लिखा हमने? सर हमने 100 पाई लिखा था। वही लिखा है ना, हम 100 पाई ही तो है भाई। 2 पाई एफ, एफ की जगह क्या लिखोगे? 50 इंटू 2 पाई। क्या सेम बात नहीं है क्या सब कुछ? हमने भी यही लिखा सर, 1/2 पाई इंटू 50 यानी 100 पाई। कोई दिक्कत? वो किसके इक्वल आया था? एक्सी। एक्सी कितना है? 75। यहाँ पे क्या है? ये तो ओमेगा की वैल्यू थी, ओमेगा 1 बाय ओमेगा सी था हमारे पास। अब मेरे को सी निकालना है, तो सी कैसे निकालूंगा बताओ? जो मेरा आंसर आया उसको कर दो ना सोल्व आगे। यहाँ तक तो हमने कर ही दिया था सब कुछ, अब मल्टीप्लाई कर दो बस, वहां स्पेस नहीं बचा हुआ, बस यहाँ करना तो यहाँ कर दो। सी की वैल्यू क्या आई है? एक्सी की वैल्यू क्या आई है? अभी भी निकाली है तुमने? 105 पाई इंटू में 75। अब इसको रीअरेंज करना है किसकी फॉर्म में? इसकी फॉर्म में। करो, कैसे करोगे? बस एन की वैल्यू आ जाएगी तुम्हें, सी वैल्यू तुम्हारे पास आ रखी है, इसको रीअरेंज करना है। बोलो सर केमिस्ट्री की क्लास भी है। बस ये लास्ट है बच्चे, भेज रहे हैं। ये कर दो फटाफट। 3 पाई नीचे आए, तुम कैसे हो सकता है कि नीचे सिर्फ क्या आए?
सर 3 25 into 3 में तोड़ देंगे इसको 75 को। कर दो 25 into 3 में तोड़ दो 1/100 पाई 75 को क्या लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 पाई तो आ गया सर। अब 125 आ रहा है ऊपर, तो अगर नीचे सिर्फ 3 पाई रह रहा है, सिर्फ नीचे क्या रह रहा है बच्चे 3 पाई रह रहा है, तो ऊपर क्या आना चाहिए भाई? तुमने यहाँ तक निकाल दिया, बिल्कुल सही आंसर निकाल चुके हो बच्चों। यहाँ तक तुमने निकाल दिया ना? यस सर। अब तुमको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इसकी फॉर्म में लाना है। 3 पाई तो तुम्हारा आ गया, अब इसको सोल्व करके आंसर क्या आना, n/3 पाई की फॉर्म में लेके आना है। क्या लेके आ सकते हो? क्या ट्राई करके आओगे घर से? किसकी फॉर्म में लेके आना है? n/3 पाई कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, n क्या आना चाहिए? क्योंकि अगर n अभी यहाँ तो आ ही नहीं सकता। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारा आंसर नीचे सिर्फ 3 पाई नहीं आ रहा, 3 पाई के साथ क्या आ रहा है 100 into 25। तो इसको मैं कैसे चेंज करूं? लेकिन यूनिट हमेशा याद रख देना, यूनिट क्या है इसकी? माइक्रोफैरेड। यही खेल है बस, इसका हिंट दे दिया मैंने तुम्हें। यानी ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻⁻⁶। जिसने ये समझ लिया वो क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो हमने जब मैं यहाँ तक सोल्व कर रहा हूँ बस। सर का मैसेज आ रहे हैं क्या? बाय सर, गुड नाइट सर, हम जा रहे हैं। मैं बोल दूंगा सर को, कोई इशू नहीं है। बाय सर। ठीक है, यहाँ से आगे करके आना बच्चों। क्लियर है सबको? गुड नाइट। एक्स्ट्रा क्लास में मिलेंगे। किसी के ऊपर से तो नहीं गया ना ये क्वेश्चन? ना सर। इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ इसलिए लाया था ताकि मैं 3 कंसेप्ट समझा सकूं, और वो एक कंसेप्ट रह गया, वो हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, बाय बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी, फिर ये खत्म है। चल ओके बच्चों, बाय।